रायपुर है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम। प्रस्तुत करता है नारायण सिंह बघेल। संयोजक हैं बलवीर सिंह कच्छ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति है। जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओ, लॉकडाउन खत्म हो गए हैं, जीवन सामान्य सा हो गया है, लेकिन कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। जहां त्योहारों के कारण बाजार में भीड़ बढ़ रही है और कहा भी जा रहा है कि ठंड के कारण भी संक्रमण बढ़ सकता है, तो हमें अब और अधिक सावधानी की जरूरत है। हमें खुद सावधान रहना है, लापरवाही की जरा भी गुंजाइश नहीं है। तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आज के कोविड-19 कार्यक्रम में हम एक युवा कृषक से बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कृषक बने हैं, और आप हैं श्री प्रवीण देहारी। तो प्रवीण देहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कोविड-19 कार्यक्रम में। नमस्ते सर, धन्यवाद। आपका स्वागत करते हुए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका स्थान कहाँ पर है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कांकेर का रहने वाला हूँ। अच्छा, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैंने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ब्रांच से धमतरी रुद्री से किया है, और उसके बाद फिर मैं कुछ समय भिलाई पे था और वहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट्स का काम करता था, जो उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद लेकिन वापस मुझे कांकेर फिर से आना पड़ा। और यहाँ पर उस तरीके के काम मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के संपर्क में आके समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल पे फार्मिंग स्टार्ट किया। समन्वित कृषि फार्मिंग का जो मॉडल है, उसके अनुसार आपने काम शुरू किया, तो जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस तरह समन्वित? ये समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल पे मैंने कड़कनाथ मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन, बटेर पालन, मछली पालन को एक साथ समन्वित रूप से स्टार्ट किया। साथ में कुछ सब्जी के भी फसल लेता हूँ, और इस तरीके से इन सभी को मिला के एक चक्रण तैयार करके उससे अभी मैं उसके थ्रू काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपका जो फार्म हाउस है या वो कहाँ पे है? ये कांकेर से 5 किलोमीटर की दूरी पे नवागांव भावगीर करके एक गांव है, वहाँ पर स्थित है। कितनी जमीन है वहाँ पे? वहाँ पर 5 एकड़ की जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ पे मैं ये समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल का स्थापना किया है। अच्छा। और बाकियों पे नॉर्मल धान की, गेहूं की फसल लेता हूँ। और सब्जियां भी लेते होंगे, मतलब जी। कृषि भी है और साथ में ये है मुर्गी पालन से। ये काम करने का आपके मन में कैसे आया? हाँ, बेसिकली अब कांकेर में रहना है, तो उसके हिसाब से मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम देखा, सोचा, लेकिन वैसा मुझे मिल नहीं पाया। तो उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के ही संपर्क में मैंने ये मॉडल अपनाया, और उसमें जब मैंने इंटरनेट में रिसर्च किया और लोगों से पूछा, तो इसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा दिखा। अच्छा। और मेहनत भी कम ऐसा हुआ कि ज्यादा मेहनत का भी नहीं है,
और इस तरीके से धीरे धीरे मैंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कड़कनाथ पे काम किया। अच्छा। लेकिन कड़कनाथ पे काम करने के बाद मुझे लगा कि साथ में मुझे देसी मुर्गी भी पालन करना चाहिए। हाँ। और बटेर भी पालन करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद फिलहाल 1-2 साल पे मुझे ये भी महसूस हुआ कि मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी का पालन मैं एक साथ रूप से कर रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि जो बाजार है वो हर तरीके के अलग अलग चीजों का डिमांड करता है और उसके हिसाब से मैं वो सभी चीजों को प्रोवाइड कर लेता हूँ। मतलब बाजार भी उपलब्ध हो जाता है, आपका काम भी हो जाता है और आपने जैसा बताया कि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है क्योंकि सभी जो काम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। उनमें एक ही लेबर पे वो सभी काम एक साथ हो जाते हैं। कुछ देर अगर जो मैं या हमारे लेबर 1-2 लेबर हैं हमारे पास, वो अगर कड़कनाथ पे काम कर रहे हैं, उनको उनकी साफ सफाई और उनको दाना पानी अगर दे रहे हैं, तो उसके बाद वो दूसरे घंटे खाली हो जाते हैं, तो वो बटेर के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर वो मछली के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर वो देसी मुर्गी के ऊपर ध्यान देते हैं। इस तरीके से उनका दिन भर का उनको काम मिल जाता है। हम ये भी जानना चाहेंगे ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं? कृषि हो गया और ये जो पक्षियों का जो पालन है, ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं कि जैसे कि अब कड़कनाथ या मुर्गी पालन जब कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाली जो उनका वेस्ट है, जो वेजिटेबल है या सब्जी है और धान के लिए खाद का काम करता है, और उनसे बचे हुआ जो वेस्ट है वो इनके लिए दाने का काम करता है। जी। और जैसे कि ये मिश्रित कृषि करने से एक फायदा ये होता है कि जैसे कि कड़कनाथ का ग्रोथ है वो 4 महीने में 1 किलो तक होता है। अच्छा। तो आपको 4 महीने तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने जब बटेर पालन किया है तो बटेर का जो ग्रोथ है वो 35 दिन में बेचने लायक हो जाता है। अच्छा। तो वो 1 मंथ में बड़ा हो जाता है। जैसे देसी मुर्गी है तो वो 3 महीने में बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास हर महीने कुछ न कुछ बेचने के लिए है और वो रोलिंग जो चाहिए होता है कि हम 1-2 महीना खाली नहीं है, तो हर महीना कुछ न कुछ हर किसी न किसी चीज से वो मिलता रहता है। मतलब रोल होता रहता है और जो चक्र है वो बना रहता है। हाँ प्रवीण, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना का संकट काल इस समय चल रहा है और बहुत दिन हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, तो इस बीच में आपके काम पर कोरोना का कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, शुरुआती दौर पे जैसे कि सभी ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, तो जो हमारा जो सप्लाई है वो बाहर जगह पे जो जा रहा था वो बंद हो गया था, सडनली बंद हो गया था। तो 1 महीने तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अच्छा। कि कुछ बिक नहीं रहे थे सभी, और मुर्गी पालन और ये सब में ये है कि वो दाना तो खाएंगे, वो टाइम तो वो उतना उनमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हम उनको अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकते कुछ सब चीजें को। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा मार्केट को थोड़ा बदला कि जैसे कड़कनाथ के जो गुण है कि उसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा होता है, वसा बहुत कम है, और वो बेसिकली जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बढ़ाता है। तो ये हम लोगों के तक पहुंचाया, अवेयरनेस बढ़ाया कि बटेर और कड़कनाथ का सेवन करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे फिर मार्केट थोड़ा ठीक होने लगा और हमको अब बाहर जाके बेचने की जरूरत नहीं था, लोग हमारे पास आके लेना चालू किए। अच्छा। और धीरे धीरे वो इस तरीके से बढ़ा क्योंकि एक मार्केट में एक चीज और भी हुआ था कि जो बॉयलर है जो लोकल सभी जगह मिल जाते हैं उनका खपत कम हो गया और लोग उससे थोड़ा विश्वास हटाने लगे। तो लेकिन उनको मीट चाहिए था, तो वो फिर हमारे पास या हमारे जैसे फार्मर है जो कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं या बटेर का या देसी उसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। तो हुआ ये कि उसके बाद हमारा जो रेगुलर में जो स्थिति रहता था उससे ज्यादा हमारा बिक्री होने लगा और लॉकडाउन के मिड तक तो हमारा पूरा जो स्टॉक है, जो हमारा जो कैपेसिटी है वो पूरा खाली हो चुका था। तो फिर से हमने उसके बाद फिर से हमारा प्रोडक्शन फिर स्टार्ट किया और ऐसा इस तरीके से थोड़ा पालन करके लॉकडाउन में उतना हानि नहीं हुआ जितना होना उम्मीद था, लेकिन उसके कंपैरिजन में फायदा ही हुआ है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन उसके बाद लोग समझने लगे और फिर समझने लगे आपका जो इनकम है वो बल्कि बढ़ गया, आपका काम बढ़ गया। ये काम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया था। चलिए प्रवीण देहारी, हम आगे भी और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय एक गीत हम सुनना चाहेंगे, श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। तो बताइए पहला जो गीत है वो आपकी पसंद का कौन सा है? पहला गीत जो मुझे पसंद है वो नमस्ते लंदन मूवी का मैं जहाँ रहूं। चलिए बहुत अच्छा गीत है, तो सुनते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ,
तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
यादों के दिए रखता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन। और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रवीण, जैसा कि आपने बताया कि आप समन्वित कृषि प्रणाली के आधार पर खेती भी कर रहे हैं और इसके साथ में मुर्गी पालन, बटेर पालन, देसी मुर्गी पालन, कड़कनाथ पालन ये कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं। इसके साथ में आप खेती भी करते हैं जी। तो खेती में आप क्या क्या लेते हैं? खेती पे मक्का, गेहूं लेता हूं और धान की फसल होती है। अच्छा। ये भी मेरे इसी प्रणाली पे वो होता है कि हमें दाने का रिक्वायरमेंट रहता है, जरूरत रहता है मुर्गियों को खिलाने के लिए। तो उसके लिए मक्के और गेहूं और धान से हम वो पूरा कर लेते हैं। अच्छा। और साथ में कुछ सब्जियां भी लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो जरूरत है, आपके जो पक्षी हैं उनके लिए दाने भी आप खुद ही उगाते हैं, तो इन्हें बनाने का काम भी कुछ आप विशेष प्रकार से बनाते हैं या फिर सीधा जो दाना है उसी को देते हैं खाने के लिए? नहीं, इनको खाने में कुछ उपचार करना पड़ता है। अच्छा। इसके लिए दाने के लिए भी एक मशीन है हमारे पास जो मैंने ही बनाया है। बेसिकली इंजीनियर हूँ तो उस तरीके से वो मछली मैंने तैयार किया जो ग्राइंड करता है। अच्छा। क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है तो उनको छोटा करना पड़ता है। और साथ में और भी कुछ चीजें हैं जैसे मिनरल मिक्सचर्स हैं, तो ये वेटनरी डिपार्टमेंट से या फिर मेडिकल से हम ले आते हैं। और मछली के कुछ चूरे हैं और कुछ चीजें हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं और उनको भी इनके साथ मिलाते हैं। साथ में एक सप्लीमेंट्री फूड होता है, मतलब इनको देने के लिए हम अजूला की खेती करते हैं। अजूला की खेती भी है। अच्छा। जो एक तरह का न्यूट्रिशन एक सप्लीमेंट्री फूड होता है जानवरों के लिए। वो मुर्गियों के लिए आप उसे बकरी को भी खिला सकते हैं और गायों को भी दे सकते हैं। उससे दूध उत्पादन बढ़ जाता है गायों में, और मुर्गियां हैं तो उनके अंडे का उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाता है। तो ये चीज भी हम साथ ही साथ करते हैं। कुछ प्रयोग भी आप करते हैं? इंजीनियर हूँ सर, तो थोड़ा सा वो लाइन भी है हमारे पास की इंजीनियरिंग लाइन से हम कुछ छोटे मोटे गैजेट्स हैं या मशीन हम उपकरण तैयार करते हैं। अभी करंटली कोविड के समय भी मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक फुल बॉडी सैनिटाइज करने के लिए एक सैनिटाइज टनल का निर्माण किया था। अच्छा। और उसकी खासियत ये थी कि पूरी तरह से स्वचालित था, ऑटोमेटिक था। अच्छा। उसमें सेंसर्स लगे हुए थे कि जैसे हम उस टनल के नीचे आ जाते थे या कोई भी पर्सन, तो किसी को हमें कोई बटन टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हम हमारे होते ही वो मशीन 10 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाता था और वो एक स्प्रे करता था सैनिटाइज का, और उसके माध्यम से पूरा बॉडी सैनिटाइज हो जाता है। और उसके बाद आप कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसे बनाने के बाद हमने कृषि विज्ञान केंद्र टाइमकेयर को इससे भेंट के रूप में दे दिया, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर किसानों का आवागमन रहता था और कोई इंफेक्टेड है तो वो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकते थे। तो इस मशीन का उपयोग वो वहाँ पर भी हो रहा है। अच्छा। और इसमें मतलब कुछ इस तरीके से था कि अगर हम एक बार इसका एक पानी की टंकी था जिसमें हम सैनिटाइजर डालते थे, तो 99 लीटर पानी के साथ 1 लीटर का सैनिटाइजर हम इसमें मिला के उसका उपयोग करते थे। तो वो पूरा 1500 लोगों को
एक दिन में या वो पूरी टंकी की कैपेसिटी 1500 लोगों को सैनिटाइज कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने मतलब कृषि के जो औजार हैं या कृषि के जो उपकरण हैं उनके साथ साथ में आपने ये कोविड-19 के समय में सैनिटाइजर भी बनाया जो फुल्ली स्वचालित है और इसका प्रयोग भी हो रहा है। और अच्छी चीज बात यह है कि ये इस उपकरण में लगने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो कृषि यंत्र का ही इस्तेमाल किया था। और कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण है उसी का इस्तेमाल करके इसे पूरा बनाया। मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं आया और जी ज्यादा खर्चा भी नहीं आया और वो सभी चीजें अच्छे से काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर के साथ साथ अब मुर्गी पालन में चूजों का भी डिमांड होता है कि चूजे का भी बढ़ाने पड़ते हैं हमें। अच्छा। और जब आप बहुत संख्या में मुर्गी पालन करते हैं तो सभी को अलग अलग से स्थान नहीं दे सकते उनके अंडे सेकाई करने के लिए। तो अंडे सेकाई करने के लिए मैंने एक इंक्यूबेटर बनाया है जिसमें उन मुर्गियों के अंडे को हम उस मुर्गियों के स्थान से हटा के उस मशीन में रख देते हैं और 21 दिन बाद उस इंक्यूबेटर से जो चूजे हैं वो फूट जाते हैं वहाँ, फिर वहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। और इस तरीके से मैंने 800 अंडे के लिए एक मशीन तैयार किया हुआ है और 800 अंडे उसमें एक साथ हम लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ और भी जो फार्मर हैं, जो छोटे फार्मर हैं, उनको भी मैं वो बना के प्रोवाइड करता हूँ, देता हूँ, वो भी उस प्रोडक्शन को बढ़ा रखें और अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाते रहें। तो ये इसमें खर्चा कितना आता है और किन किन जो चीजों का इसमें इस्तेमाल होता है? हाँ, इसमें अभी बनाने में मुझे खर्चा लगभग इसका 50,000 के आसपास आता है। अच्छा। और एक मशीन के पीछे और इसमें जो उपकरण होते हैं जैसे हीटर हैं और उसमें स्वचालित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो टेम्परेचर वो मेंटेन कर देते हैं। ह्यूमिडिटी करने के लिए ह्यूमिडिटी फायर होते हैं जो ह्यूमिडिटी भी बना के रखते हैं। और कुछ अंदर फैन लगे हुए होते हैं जो हवा को हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं। और एक निश्चित जो तापमान चाहिए रहता है सिंचाई के लिए, जैसे 37 डिग्री का एक तापमान चाहिए रहता है, वो हमेशा बना के रखते हैं वो पूरे 21 दिन तक। और उसी तापमान और ह्यूमिडिटी के कारण ये अंडे फूट पाते हैं और वहाँ से बच्चे निकल पाते हैं। और इसी मशीन पे आप हर तरह के अंडे का भी वो इंक्यूबेट कर सकते हैं, हैचरी कर सकते हैं, चाहे वो बटेर का अंडे हो या बतख के अंडे हो, उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अच्छा। और उसके साथ मैंने एक मोबाइल फोन से चलने वाले पंप का भी एक डेमो बनाया हुआ है। अच्छा। कि आपके जो खेत में या फार्म में कोई भी जो बोर मशीन है उसको चालू और बंद करने के लिए आपको उसके पास जाके बटन दबाना पड़ता है। लेकिन इस डिवाइस को लगाने के बाद आप कहीं पर भी रहे आप फोन एक कॉल के थ्रू उस पंप को चालू कर सकते हैं। अच्छा। और वहां से फिर आपको एक वॉइस मैसेज भी आता है कि आपका पंप स्टार्ट हो गया है। और अच्छा। आपको ये पता चल जाता है कि आपका पंप चालू हो गया। अब आपके चालू करने के बाद अगर आपको बंद करना है तो आप उसको फिर से एक बार दूसरी कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वो आपके कॉल को अटेंड करेगा और पंप को बंद करेगा और उसके बाद फिर से एक वॉइस मैसेज आएगा वहां से कि आपका पंप बंद हो गया है। आप इसे कोई भी फोन से चालू या बंद कर सकते हैं। और एक रजिस्टर्ड नंबर पे ही, मतलब जो नंबर उसमें हमने एंट्री किया है तो उसी कॉल को अटेंड करता है, किसी दूसरे की कॉल को अटेंड नहीं करता। प्रवीण, यहाँ एक और गीत सुनना चाहेंगे तो बताइए, अगला गीत किस फिल्म का? एक लक्ष्य मूवी का एक गाना जो मेरे बहुत करीब है, ये जो लक्ष्य है तेरा। चलिए ये गीत सुनते हैं। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है।
मुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रवीण, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद आपने कृषि कार्य शुरू किया। कृषि के साथ में आप मुर्गी पालन, मछली पालन और उस व्यवसाय से जुड़े हुए कृषि से संबंधित अन्य भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, और जिसका पूरा लाभ आप उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें जो हमारा खर्चा अलग से लगता है, चाहे हम मुर्गियों के दाने की बात करें या फिर खेती में काम आने वाले जो खाद हैं उसकी बात करें, इस
इसमें हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाता है और आप इस खर्च को बचा रहे हैं और इससे स्वाभाविक है कि आपका जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल ऑर्गेनिक खेती की भी बात सुनने में आती है। हमें जो रासायनिक जो उर्वरक हैं, खाद हैं, उनका कम से कम प्रयोग करना है ताकि हमारी जो फसल है वो पूरी तरह से प्राकृतिक हो, खाने में स्वादिष्ट हो और हमें किसी तरह से हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत अच्छा हुआ है सर कि अभी कुछ दिनों के बाद ऐसा एक रिसर्च पे भी आया हुआ है कि अगर हम बहुत दिन तक यूरिया का या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो वो एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और जो है वो बंजर बनने के उसमें आ जाएगा। तो अगर अभी यही एक सही टाइम है कि जब हमको इस रासायनिक को हटा के इसकी जगह में पूरी तरह से जैविक कृषि पे आना पड़ेगा। और जैविक कृषि पे आने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के मन में अभी भी एक सवाल होता है कि जैविक कृषि को अपनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है कि 3 साल 4 साल लग जाएंगे तभी आपका वो प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे अच्छे खाद आ चुके हैं, जैविक खाद आ चुके हैं और जैविक दवाइयां आ चुकी है जो कि बहुत जल्दी आपके उस खेत का ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर कर देंगे। और जो उर्वरक क्षमता वो पहले था, जो हम गोबर खाद के इस्तेमाल करके जो हम पा पाते थे या फिर जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन हम ले पाते थे वो ले सकते हैं। मतलब ये जो खाद है हम जो स्वयं बनाते हैं उससे भी हमें रासायनिक उर्वरकों के जैसा ही उत्पादन मिलता है। जी। और खास करके हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि मुर्गी के जो वेस्ट हैं उसमें उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, उसमें भी 2 तरीके के वेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक मुर्गियों की बीट्स है या फिर उनका जो कचरा है उसमें प्रोटीन की मात्रा और उसमें जो लवण है, खनिज जो न्यूट्रिशन होना चाहिए जो पौधों के लिए जरूरी है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। हाँ जी, और उसको खाद बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है कि मुर्गियों का जो बीट है या जो उनका कचरा है उनको खाद बनने में भी टाइम भी कम लगता है। और ये 2 तरीके से इसके खाद तैयार कर सकते हैं। अगर आपके फार्म में अगर कोई मुर्गियां मर भी रही है, किसी बीमारी से मर रही है या किसी भी चीज, तो उसे अन्यत्र फेंकने की जगह आप किसी एक बक्से पे या फिर एक मिट्टी के चेम्बर या सीमेंट के चेम्बर पे आप उसे भी खाद बना सकते हैं। वो जीवाश्म खाद होगा और वो खाद बहुत ज्यादा अच्छा होता है इस फल के लिए या फूल लगा रहे हैं उसके लिए या खेती के लिए। तो आप दोनों तरीके से खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मछलियां भी आप पालते हैं तो उनके लिए जो दाना है या उनके लिए जो खाना है वो किस तरह से तैयार करते हैं? मछलियों के लिए दाना में जैसे सरसों खली है और मक्के का जो चूरा है और उसके साथ सोयाबीन के जो बचे हुए, जैसे बाजारों में होते क्या है कि सोयाबीन की बढ़िया मिलती है लेकिन उसका बचा कचरा कोई नहीं लेता है, उसका कचरा काम भी नहीं आता, जो बचा लास्ट में वेस्ट होता है तो वो हम ले आते हैं वहां से। अच्छा। और इसके साथ इसको मिला के हम मछलियों के लिए दाना बनाते हैं और उन्हें देते हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि कोविड-19 के कारण आपका जो व्यवसाय है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद आपको फायदा ही हुआ, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। अगर दूसरा हम काम करते होते तो शायद नुकसान हो जाता, क्योंकि बाजार बंद थे और सीधे बाजार से अगर हम जुड़े होते तो बाजार बंद होने के कारण हमें हमारा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता है। लेकिन आपका जो व्यवसाय है वो निरंतर चल रहा है और बल्कि बहुत अच्छे से चल रहा है। हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के समय चूंकि आपके यहाँ लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कुछ दिक्कत आई आपको? हाँ, जैसे कि कुछ लेबर जैसे हैं कि हमें कुछ करवाना पड़ता है तो कुछ ज्यादा लोगों लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे साफ सफाई है या फिर कुछ और ऐसा कि जिसमें नींद आई है या कुछ भी है। लेकिन उस केस में कुछ लेबर जो है हमको खुद से हटाने पड़े कि आप ज्यादा ना आके कुछ कम नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप काम कीजिए। इस पे पहले वो था हमारा वो ध्यान था। और उसके साथ साथ आप जैसे बता रहे थे कि बाजार की बात, तो कृषि एक ऐसा व्यवसाय है इसमें कभी भी मंदी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को तो जरूरत है वो खाएंगे ही, वो उसको रोक नहीं सकते।
आप अगर दूसरी चीजों पे जो मार्केट में जो प्रभाव पड़ा, जैसे कपड़े हैं या कोई और सामान है, वो नेसेसरी नहीं है, मतलब हमेशा हम उसको लें चाहे ना लें, उसमें लेकिन खाना तो है, हमें भोजन की जरूरत तो है ही है। तो इस वजह से अगर आप इसे अच्छे से आप करते हैं तो कृषि से अच्छा व्यवसाय कोई और नहीं है। आपके पास छोटा जमीन हो या बड़ा जमीन हो, सरकारी योजनाएं और बहुत से ऐसे वैज्ञानिक कृषि आ चुके हैं जिन्हें आप अच्छे से कोई भी उसमें पशुपालन हो गया या सब्जी उत्पादन हो गया, आप खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान जैसा कि आपने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से आपने सहायता ली और उसकी जो प्रणाली है, तो उस दौरान कुछ जो जानकारियां आपको लगी होंगी, तो उस समय कुछ आपको मुश्किल हुई? हाँ, उस समय थोड़ी मुश्किल तो थी कि हम सीधा वहाँ जा नहीं सकते थे कृषि विज्ञान केंद्र में उनके वैज्ञानिकों से संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन फोन लाइन के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से वो कुछ हम जो जैसे मुर्गियों में कुछ बीमारियां आ रही है या कुछ ऐसा है, तो उसके बारे में वो हर समय निराकरण करते थे और अच्छे से वो सभी चीजों को बताते थे कि हमको इस समय ये करना है या वो करना है, और बराबर उनसे हमेशा सहयोग मिलता रहा। मतलब लॉकडाउन के दौरान भी मतलब फोन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी जानकारियां मिलती रही, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। प्रवीण, हम यहाँ एक और गीत की फरमाइश आपसे चाहेंगे और आप जानना चाहेंगे कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। यहाँ पर एक संघर्ष मूवी का गाना है, पहली पहली बार बलिए। चलिए गाना सुनते हैं। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां, करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया, दिल का करार हो गया। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार हो गया है, दिल का करार हो गया। आ
बलिए पहली पहली बार बलिए दिल गई हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। प्रवीण दिहारी जी, हम आपसे अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि आपका जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है, कृषि और मुर्गी पालन का, बटेर पालन का। मेहनत तो हर काम में होता ही है और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तब तक कोई भी काम हम नहीं कर सकते। यहाँ एक हमारे जो श्रोता हैं, युवा श्रोता हैं या जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं? हाँ, मेरे साथ यहाँ कांकेर के आसपास में लगभग मेरे जैसे युवा जो हैं वो 8-9 युवा ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं अपनी ही प्रणाली से जो मैं जिस मॉडल पे काम कर रहा हूँ उस पे करने के लिए उनको गाइडलाइन देता हूँ और वो स्टार्ट कर भी चुके हैं। और हम एक ग्रुप के तरह एक काम भी कर रहे हैं कि अगर सपोज बाहर से कभी बड़ा ऑर्डर आता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कड़कनाथ या पटेर चाहिए, तो हम सभी मिल के वो उसे फुलफिल करते हैं और वो चीज देते हैं। और शुरू में तो वो थोड़ा सा वो नहीं कर पाते थे, सोच नहीं पाते थे, लेकिन जब से वो हमारे पास या मेरे पास आके विजिट करते हैं, फार्म देखते हैं, मैं कैसे तरीके से कर रहा हूँ, तो इसी मॉडल को अपनाते हुए वो भी नौकरी के पीछे ना जाके वो कृषि की तरफ अग्रसर हुए हैं। अच्छा। और मैं युवाओं से यही चीज कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने के बाद या कुछ भी करने के बाद नौकरी की तरफ ही आगे बढ़ें। कृषि अगर आप चाहें, अगर आपके पास थोड़ा जमीन है या तो आप कृषि में बिल्कुल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और आप अपने थोड़ा आपका खुद का वो दिमाग लगा के या वैज्ञानिक कृषि अपना के आप और अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। और ये ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी मंदी इसको देखने नहीं मिलेगा। चाहे हर व्यवसाय में आपको मंदी दिखेगा जरूर, लेकिन इस व्यवसाय में कभी भी मंदी या घाटा कभी नहीं होगा। और अभी जो सिचुएशन है, अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप जितना हो सके घर पे रहिए और जब जरूरत है तभी आप बाहर निकलिए। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान दीजिए, हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, बार बार आप हाथ धोते रहिए और अपना जो काम है वो करते रहिए, लेकिन एक सुरक्षा दूरी बना के। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कांकेर के युवा कृषक श्री प्रवीण दिहारी से। और इसी के साथ जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19 का ये अंक यहीं समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता थे नारायण सिंह बघेल, संयोजक थे बलबीर सिंह कच्छ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5